MIB वाला कंप्लीट हो गया था पूरा। MIB वाला खत्म हो गया था, उसके बाद क्या आता है हमारा अब नेक्स्ट आपने टॉपिक? इसके बाद हमारा होगा PDCCH। राइट, एक बार हम गए थे हैदराबाद, यहाँ पे आपके। ठीक है ना। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज आर PDCCH डिकोडिंग। तो देखो PDCCH मैंने आपको लास्ट टाइम चैनल्स, आई हैव टोल्ड यू द चैनल स्ट्रक्चर, राइट। ये फिजिकल का पार्ट है। हाँ, तो चैनल स्ट्रक्चर में PDCCH ये आपका डाउनलिंक का चैनल है, राइट। यस। PDCCH मींस फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल, ओके। सो फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल है, दैट्स फाइन। इस पे इंफॉर्मेशन क्या आता है? जैसा कि एज इट इज द नेम इज इम्प्लाइंग कंट्रोल चैनल, तो इंफॉर्मेशन क्या है? कंट्रोल इंफॉर्मेशन आएगा, इट इज अ फर्स्ट प्राइमरी, राइट। यस। आपको क्या आएगा? कंट्रोल। आपका जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन आता है PDCCH पे, वो आता है आपका DCI फॉर्मेट। क्या आता है आपका? DCI फॉर्मेट। ये DCI देख रहे थे हम, DCI, और उधर से अपलिंक में UCI कुछ होता है। हाँ, तो आपका PDCCH पे होता है DCI, और आपका PUCCH पे होता है UCI। UCI। DCI is your downlink control information and UCI is your uplink control information, okay। तो डाउनलिंक इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? ई नोड बी से आएगा और यूई को आएगा, राइट। यस। ओके, सो नाउ टॉक अबाउट द DCI फॉर्मेट्स। तो PDCCH में डिफरेंट DCI फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट 0 से लेके फॉर्मेट 4 तक। तो फॉर्मेट जो आपका 0 है वो अपलिंक ग्रांट के लिए है, ठीक है। Uplink grant, what is the meaning of uplink grant? Whenever UE has some data to send, okay, whenever UE has some data to send in its buffer in the uplink, and it is not having any kind of grant. Grant means इसके पास RBs अवेलेबल नहीं है, RBs अवेलेबल नहीं है डेटा भेजने के लिए। तो ये क्या करेगा? इनोड बी को इट विल आस्क कि प्लीज ग्रांट मी सम डेटा, सम रिसोर्स ब्लॉक, sorry, so that I can send you data. It will ask for resource blocks, okay. So this is our, तो ये आपका क्या होगा? जो DCI आएगा, उसके बाद जो DCI आएगा वो आएगा डाउनलिंक चैनल पे, नीचे आएगा। तो DCI में क्या करेगा? DCI 0 फॉर्मेट, उसमें क्या करेगा? ये नंबर ऑफ RBs को बता देगा इसने क्या क्या असाइन किया है, ठीक है। उसके बाद वो डेटा भेज देगा। उस पे किस पे भेजेगा डेटा? PUSCH पे। अच्छा, सेम उसमें अपलिंक में। हाँ, देखिए जो इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे जो ई नोड भी है आपका, ठीक है, और यहाँ आपका यूई है, तो अब जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी DCI वाली, वो कौन से चैनल पे आएगी? यानी PDCCH। PDCCH पे। और उस इंफॉर्मेशन का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन का नाम DCI 0, DCI 0। ओके। नाउ अपलिंक, अब DCI 0 में ई नोड भी हैज गिवन सम RBs। नाउ अपलिंक में ऑन द PUSCH, व्हाट इज PUSCH? This is a फिजिकल अपलिंक शेयर physical चैनल। uplink shared channel। कुछ गलत तो नहीं बोल रहे ना? नहीं, ठीक लग रहा है, क्योंकि इधर से आपका PDCS ऊपर नोड बी से आया आपका यूई के पास, और साथ में PDSCH का फुल फॉर्म क्या होता है? ये फिजिकल डाउनलिंक शेयर्ड चैनल। ओके, फिजिकल अपलिंक शेयर चैनल। हाँ। तो उसके बाद DCI 0 PDCCH पे आया, तो अब जो डेटा ट्रांसफर होगा वो PUSCH पे होगा, ओके। यस। ठीक है, फाइन है। तो DCI 0 फॉर्मेट है, वो होता है अपलिंक ग्रांट के लिए, रिसोर्स एलोकेशन फॉर UL डेटा। It means if UE wants to send some data in the uplink, it needs to have uplink grant, and this uplink grant is provided by eNode B on the PDCCH channel via DCI 0 format. Simple? यस। Now बाकी फॉर्मेट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट 1 है आपका, दिस इज फॉर सीसो। सीसो होता है आपका सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट।
ठीक है. Then you format 1A. This is downlink. See, only format 0 is for uplink grant, and you leave the format 4. बाकी सारे downlink assignments के लिए हैं. ठीक है. So DL assignment for CISO, then DL assignment for CISO compact. ठीक है. Format 1 और 1A. Then format 1B is downlink assignment for MIMO with rank 1. You understand what is MIMO with rank 1? This is that MIMO. इसको हम वहाँ पे समझेंगे. Later on we will understand in MIMO concept. Okay. So this is a case of diversity basically. Multi input, multi output. हाँ, multiple input, multiple output with rank 1. These things we will discuss when the topic of MIMO will come. Okay. And we'll come back here as well. So you can mark it once you are once you are putting this table on your copy. Just mark it down. We will discuss it later. Star mark and discuss later. Okay. Then your format 1C. 1C is for CISO minimum size. तो फॉर्मेट 0 इज योर अपलिंक ग्रांट के लिए है. फॉर्मेट 1 है सीसो के लिए. देन फॉर्मेट 1 है योर सीसो कॉम्पैक्ट. 1B इज योर माइमो विद रैंक 1. देखो ये टेबल इंटरव्यू में एज इट इज पूछी जाएगी आपसे. तो आपको तोते की तरह बता देना उसको बस. ठीक है ना. समझने का चीज नीचे आ रहा है, बताऊंगा आपको. 1B इज योर माइमो विद रैंक 1. 1C इज योर सीसो मिनिमम साइज. सीसो 3 तरह के हैं. सीसो सिंपल, सीसो कॉम्पैक्ट, सीसो मिनिमम साइज. नाउ 1D इज फॉर मल्टी यूजर माइमो. ओके. सिर्फ ये 1A से 1D याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी इजी है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फॉर्मेट 2 एंड 2A. दिस इज फॉर 2 इज फॉर क्लोज लूप माइमो एंड 2A फॉर ओपन लूप माइमो. अब 2B 2C को छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो, और याद रखना है तो याद भी रख सकते हैं. बट इनिशियली तो मैं यही बोलूंगा कि आप एक बार याद रख लो, क्योंकि छोड़ने का काम तो बाद में होता है. ठीक. तो फॉर्मेट 2B इज फॉर ट्रांसमिशन मोड 8. TM8. ओके. ड्यूल लेयर बीम फॉर्मिंग है. और फॉर्मेट 2C आपका DL असाइनमेंट फॉर TM9. TM9 इज आई गेस इट्स 8x8 माइमो होता है, तो उसके लिए TM9 ट्रांसमिशन मोड 9 यूज करते हैं. तो और नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेट 3 एंड 3A. दिस इज फॉर TPC कमांड. ट्रांसमिट पावर कमांड होती है, ट्रांसमिट पावर कंट्रोल कमांड है. सो TPC कमांड किस किस के लिए है? PUCCH के लिए और PUSCH के लिए. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द इंटरव्यू दैट द फॉर्मेट 3 एंड 3A आर व्हाट आर दीज फॉर्मेट्स एंड फॉर व्हिच चैनल these are described. So you have to tell this is the power. These formats are used for power control, for 2-bit and 1-bit power adjustment, and these formats are used to control the power for PUCCH and PUSCH. ये दोनों चैनल कौन से हैं? अपलिंक के हैं, डाउनलिंक के हैं? अपलिंक के हैं. तो अपलिंक में पावर कंट्रोल के काम में आता है DCI फॉर्मेट 3 एंड 3A. इसका मतलब आपको PUCH पे PUSCH पे पावर बढ़ाना है या घटाना है, ये आपको इनोड भी कैसे बताएगा? इनोड ऊपर से कोई मैसेज भेजेगा DCI फॉर्मेट 3 और 3 के जरिए. आई बात समझ में? कि पावर आपको 1 बिट से बढ़ानी है कि 2 बिट से बढ़ानी है. ठीक है ना. जैसे आपका 20 dB अभी DBM का पावर है, तो मान लो 22 करना है, तो DCI 0 में भेजेगा ये, और यूई क्या करेगा? यहाँ पे 22 dBm करके पावर को भेज देगा डेटा. ठीक है ना. नाउ कमिंग टुवर्ड्स फॉर्मेट 4. फॉर्मेट 4 इज फॉर अपलिंक असाइनमेंट फॉर UL माइमो अप टू 4 लेयर्स. ठीक है. अप टू 4 लेयर मींस ये 4 लेयर मतलब 4x4. अच्छा 4x4. ये मैक्सिमम है, अप टू 4 लेयर्स. ठीक है ना. तो ये वाली चीज ये है आपका DCI फॉर्मेट्स. बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें. इसको आपको 2-3 बार गो थ्रू करेंगे, आपको याद हो जाएगा. ठीक. अब मेन बात है आपका DCI फॉर्मेट में होता क्या क्या है.
Now interviewer might be asking what is there in the DCA format, what information does it carry. ठीक है, तो आप उसमें लिख लीजिए. तो एक क्वेश्चन लिखिए, नोट डाउन वन क्वेश्चन. आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं क्या? हाँ कॉपी पेन है. What information is carried by DCI format? What information is carried by DCI format? In LT question mark. Okay. आंसर में लिखेंगे पहला पॉइंट रिसोर्स ब्लॉक असाइनमेंट. रिसोर्स ब्लॉक असाइनमेंट में क्या क्या समझ सकते हैं आप, क्या आएगा? कितना बैंडविड्थ यूज होगा, मतलब रिसोर्स ब्लॉक, कितने रिसोर्स ब्लॉक असाइन कर रहा है, तो उसके ब्रैकेट में लिख लीजिए नंबर ऑफ RBGs, नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक ग्रुप्स that are allocated to the UE. Number of resource block groups that are allocated to UE. that are allocated to UE. Next लिखेंगे new data indicator, NDI value. NDI value, new data indicator. NDI देखिए, NDI की वैल्यू टॉगल्ड है या नहीं, उससे आपको पता चलेगा कि न्यू डेटा आ रहा है कि या पुराना डेटा का रिट्रांसमिशन है. ठीक है, तो इफ अगर NDI बिट टॉगल्ड है, अगर if NDI bit is toggled, that means new data is coming. If NDI bit is not toggled, toggling means the toggled from previous value. Okay. Let's say if 0 is there, if it has converted into 1, it means NDI is toggled. Changed हो गया, हाँ. इसका मतलब new data is coming. So if new data is coming, then for new data, your UE would be checking for CRC. Okay, on the physical layer. If new data is coming, then your UE would be checking for CRC on physical layer. And if NDI is not toggled, it means it is retransmission, so it would store this data in a buffer. Okay. Next point लिखेंगे TPC command. TPC command. उसके बाद next लिखेंगे redundancy version. Redundancy version. Redundancy version की वैल्यू होती है 0, 2, 3, 1. ये चार वैल्यूज हैं, इसी सीक्वेंस में होती है 0, 2, 3, 1. अच्छा, 0, 2, 3, 1. As per the 3GP specification. उसके अगला लिख लीजिए मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम, MCS. मॉड्यूलेशन. MCS. ठीक है. ठीक है. बाकी मैं आपको ये वाला जो लिंक है ये चैट में पेस्ट कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो इन केस आपको और थोड़ा ज्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. DCI फॉर्मेट्स बाद में आप रेफर कर सकते हैं, वेरिफिकेशन या फिर जो भी है. तो ये आपका हुआ PDCCH. अब आपकी बात आती है PDCCH में और क्या क्या होते हैं, कुछ और चीजें भी होती हैं PDCCH में. तो PDCCH में आपका होता है, एक होता है आपका CC. ठीक है, CCE. ओके. तो CC आपका क्या होता है, एक CC इंडेक्स है, उससे आपको पता चलेगा कितने नंबर ऑफ रिसोर्स एलिमेंट या फिर कितने नंबर ऑफ रिसोर्स एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं. तो आपका CC होता है कंट्रोल चैनल. What is the full form of CC? Control channel EC. So this is your control channel element.
ठीक है। तो आपका कंट्रोल चैनल एलिमेंट होता है, तो PDCCH पे बहुत सारे डिफरेंट एग्रीगेशन लेवल्स होते हैं। देखिए PDCCH में एक्चुअली देयर इज अ ब्लाइंड डिकोडिंग, ओके, व्हेन ब्लाइंड डिकोडिंग, या PDCCH में ब्लाइंड डिकोडिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूई को नहीं पता कि जो उसका PDCCH है उसका बहुत सारा लोकेशन होता है, राइट। जो आपका रिसोर्स ब्लॉक में PDCCH आता है उसमें बहुत सारा लोकेशन होता है बैंडविड्थ में। उसमें क्या होता है कि उसके बहुत सारे लोकेशंस पॉसिबल में से कौन से लोकेशन पे उसने कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भेजी है ये यूई को नहीं पता होता। तो इसलिए क्या करता है, वो सारी लोकेशंस पे जाके ब्लाइंड डिकोडिंग करता है। जहां जहां भी PDCCH की पॉसिबल लोकेशन है टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वहां जाके ब्लाइंड डिकोडिंग करता है। इसलिए इसे हम ब्लाइंड डिकोडिंग कहते हैं, क्योंकि उसको नहीं पता होता। फॉर द एवरी पॉसिबल every possible location it will look for the PDCCH, it will decode the PDCCH. That's why it is known as blind decoding. Blind decoding, ये भी क्वेश्चन बन गया, right? तो ये it could be asked what is blind decoding PDCCH में। ये आपको पूछे तभी बताना है अपने हिसाब से, ये मत बोलना ऐसे। PDCCH को नॉर्मल DCA फॉर्मेट या DCA डिकोडिंग बता सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपका CC में क्या क्या होता है बेसिकली। तो अब देखो आपके जो 4 RE होते हैं, 4 रिसोर्स एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने, देखो सबसे छोटी यूनिट क्या है, RE है। RE है यहाँ पे तुम्हारा दिस इज योर 1 OFDM सिंबल, दिस इज योर 1 सब कैरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में और ये टाइम डोमेन में, दिस इज RE। नाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 RE is known as 1 REG. REG. Combination of 4 REs. Now coming towards the CCE. 1 CCE equals to 9 REG. It means 1 CC equal to 36 RE. इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना? नहीं, क्लियर है। एक CC मतलब कम से 1 CC इक्वल टू 36 RE। तो ये CC के अकॉर्डिंग डिफाइन रहता है PDCCH पे, ठीक है। तो देखिए इनोड भी डिसाइड CC इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इसको क्या भेजना है। अब इसके डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द एग्रीगेशन लेवल, तो हम देख लेते हैं। लेवल क्या होता है? एग्रीगेशन लेवल आपको बताता है कि आपको इंडेक्स CC इंडेक्स का वैल्यू क्या रखना है। तो CC इंडेक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा ही REs होंगे। हम नीचे देखते हैं एक बार, ठीक है। ठीक। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दिया है PDCCH फॉर्मेट। देयर आर 4 PDCCH फॉर्मेट्स अवेलेबल, फॉर्मेट 0, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 एंड फॉर्मेट 3। अब PDCCH फॉर्मेट में उसके अकॉर्डिंग इसकी मैपिंग है CC से, नंबर ऑफ CC। तो फॉर्मेट 0 में कितने CC हैं? 1 है। 1 में कितने हैं? 2 हैं। 2 में कितने हैं? 4 हैं। और 3 में कितना 8 है। तो 1 2 4 8 करके आप याद कर सकते हैं। तो 1 2 4 8 कर याद कर लिया। तो CC में नंबर ऑफ REG कितने हो गए? 1 में 9 हो गया, 2 में 18 हो गया, 4 में 36 हो गया, राइट। What we are doing, we are multiplying it with 9, करेक्ट है? Yes, 2 18 4 36 एंड 8 9 72 हो गया। 72। अब नंबर ऑफ PDCCH बिट्स निकाला इसने, कैसे निकाला है? 9 8 36। देखिए PDCCH, देखिए REG से बिट्स निकालने का तरीका बताता हूँ। यहाँ 9 REG है, मतलब कितने RE हो गए? 36 RE into 2
पर सिंबल, या एक सेकेंड, आपका पीडीसीसीएच पे क्या यूज होता है आपका? क्यूपीएसके। सारे डाउनलिंक पे क्यूपीएसके होते हैं क्या? हाँ, इसको हम 36 आरई को क्या लिख सकते हैं? 36 सिंबल भी लिख सकते हैं, राइट? हाँ, यस, सेम। तो मैंने इसको लिखा 36 सिंबल। इसको मल्टीप्लाई करना है क्यूपीएसके। क्यूपीएसके का मतलब होता है 2 बिट्स पर आरई। 2 बिट्स पर आरई, ओके। या पर सिंबल लिख लो, इसको आरई लिख लो, सिंबल कुछ लिख लो। आरई से आरई कट जाएगा, 72 आ जाएगा। आगे समझे बिट्स कैसे निकाला मैंने? हाँ, यहाँ तो आ गया। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे 72 आया है, हाँ, तो यहाँ पे सिमिलरली 144 होगा। इसको कैलकुलेट करो, 18 RG को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 72 को 144 हो गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 फिर से कर दो, 288 हो गया। फिर 8 के लिए इसको क्या करेंगे, वापस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 576 आ जाएगा। यहाँ तक कुछ डाउट है तो बताइए, कैलकुलेट कैसे? ये सिंपल कैलकुलेशन ही है। तो ये आपका पीडीसीसी फॉर्मेट है। अगर से कोई क्वेश्चन पूछे पीडीसीसी फॉर्मेट क्या होता है, क्या चीज है, तो आप बता सकते हैं। अब आती है सर्च स्पेस की। सर्च स्पेस काम में आता है आपका जब ब्लाइंड डिकोडिंग होती है तो यूई, 2 तरह के सर्च स्पेस होते हैं। एक होता है आपका यूई स्पेसिफिक और एक होता है कॉमन सर्च स्पेस। यूई स्पेसिफिक सर्च स्पेस होता है किसी पर्टिकुलर यूई के लिए, और कॉमन सर्च स्पेस होता है आपका किसी सारे कॉमन जितने भी उस सेल में जितने भी यूईज हैं सबके लिए होगा, सबको जाएगा। Okay, that means specific to UE and for all UE. All UEs. अब जैसे जो DCI फॉर्मेट आपका जाता है ना, DCI, उसके साथ अगर UE की CRNTI मेंशन्ड है, CRNTI, okay, तो स्पेसिफिक हो गया, तो वो स्पेसिफिक हो गया। और अगर नॉर्मल कॉमन तो UE के लिए वो कॉमन सर्च स्पेस में जाएगा, वो अलग डिफाइंड होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या एग्रीगेशन लेवल दिए हैं, 4 तरह एग्रीगेशन लेवल हैं। यूई स्पेसिफिक 1, 2, 4 और 8, जबकि कॉमन में 2 ही हैं, 4 और 8 है। उसका साइज में सीसी बता रखा है इसने 6, ये फिक्स है 6, 12, 8, 6 से कुछ कर नहीं सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पीडीसी कैंडिडेट्स है। तो इसको आप याद नहीं रखेंगे तो चलेगा, बट एटलीस्ट ध्यान में होना चाहिए आपको। मतलब पता होना चाहिए क्या है, पता होना चाहिए मतलब क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कोई पूछे तो आप बिल्कुल ही वो हो जाए। बट दिस इज अ डिफाइंड थिंग। हाँ, ये ब्लाइंड डिकोडिंग से रिलेटेड है। कॉमन सर्च स्पेस 2 तरह के होते हैं। कॉमन सर्च स्पेस होता है, यूई स्पेसिफिक सर्च स्पेस होता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ ढूंढेगा, वो कॉमन में ढूंढना है, यूई स्पेसिफिक ढूंढना है, वो डिपेंड करेगा एग्रीगेशन लेवल पे। आप देखो जो 4 और 8 एग्रीगेशन लेवल है उसके लिए सीसी का साइज 16 दे रखा है इसने। इसमें कॉमन में ज्यादा, लेकिन उधर डिफरेंट है, यूई स्पेसिफिक में ज्यादा यूज कर रहा है, लेकिन यूई स्पेसिफिक में कम भी यूज कर सकता है। देखो ज्यादा और कम का मतलब समझ रहे हैं ना आप थोड़ा? आरईज, हाँ, नंबर ऑफ आरईज कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेशन लेवल। तो देखो दिस हैपेंस व्हेन द चैनल कंडीशन इज बैड। जब चैनल कंडीशन आपकी बैड है उस केस में आप हायर एग्रीगेशन लेवल यूज करेंगे। ठीक है ना? जैसे क्या होता है, मान लो आपका जो डेटा है वो बहुत कम टाइम फ्रेम में रिपीट हो रहा है, और एक डेटा है वो ज्यादा टाइम फ्रेम में रिपीट हो रहा है। तो ज्यादा वाले टाइम में जो रिपीट हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि डिकोड होने की, राइट? यस। और कम वाले क्या है कि अगर वर्स्ट कंडीशन होगी डिकोड नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ज्यादा सीसी यूज करता है ताकि रिडंडेंसी बढ़ाई जा सके। रिडंडेंसी मतलब उसका रिपीटिशन। ठीक है ना? तो ये आपका DCI फॉर्मेट और कॉमन सर्च स्पेस हो गया आपका। ये कैलकुलेशंस ने बताई है कैसे करते हैं, देखिए वही कैलकुलेशन आपको बताया था। ठीक है ना? पीडीसीसीएच के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन यूज होता है? QPSK। और MIB के लिए कौन सा मॉड्यूलेशन यूज होता है? सेम है, वो भी QPSK। बहुत बढ़िया, आपको एकदम याद हो गया सब कुछ। नहीं देखे ना कि डाउनलिंक में सारे जो है QPSK ही है, PSS वगैरह के लिए वही हो रहा था। ठीक है ठीक है, इतना काफी है। अगर आपको और कुछ पढ़ना है ज्यादा इसमें तो इतना ज्यादा कोई पूछता नहीं है, बट इतना मतलब आपको इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है, मतलब मेन चीजें जो समझ में आए ढंग से आए, हाँ।
हाँ, फिर उसके बाद वाली चीजें फिर रिसर्च तो होती मतलब हाँ, रहेगी। आपको अगर आपको लगता है आपको पीएचडी रिसर्च करना है तो आप एकदम हाँ, बिल्कुल आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं। मैं लिंक पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसको भी note ये कर है लेंगे। आपका PDCCH सर्च स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट वाली बात। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोसेस में? ये हो गया आपका पीडीसी से सिब होगा इसके बाद। सिब है। देखिए सिब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एलटी। ठीक है, सिब इज योर सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक। तो सिब में क्या होता है कि डायनेमिक इंफॉर्मेशन आती है। अब उसके लिए एलटी में डिफरेंट सिब्स आर देयर। ठीक है, तो जनरली हम वी रीड टिल आई गेस, मतलब सिब 19 है तो वील जस्ट रीड टिल सिब 13। उसके बाद वील जस्ट लुक एट सिब 19 आल्सो वंस। ओके, बाकी एनआर मतलब 5G है। बाकी आगे की रिलीज में कुछ आए हो तो देख लेना। बाकी आप बोल सकते हो कि जिस रिलीज तक आपने काम किया है वहां तक आपने सिर्फ इतना ही देखा 13। वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे कौन सा रिलीज क्या है, कुछ नहीं है। तो सिब इज योर सिस्टम इंफॉर्मेशन ब्लॉक। तो आपका आता है SI-RNTI। एक RNTI वैल्यू होता है SI-RNTI, सिस्टम इंफॉर्मेशन RNTI। उसी के बाद ये आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन डिकोड होना स्टार्ट होता है। तो देखिए डिफरेंट टाइप के सिब्स है। सिब 13 है बेसिकली। आपको पहला सिब है आपका, वो होता है सेल सिलेक्शन के लिए। तो इसमें सेल सिलेक्शन से रिलेटेड पैरामीटर होते हैं, सेल को एक्सेस करने वाले पैरामीटर होते हैं, और जो अदर सिब्स हैं उनकी शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन होती है। लेट्स से कि आप सिब 1 डिकोड नहीं कर पाए, तो क्या आप बाकी सिब डिकोड कर पाएंगे? नहीं, यही स्टॉप हो जाएगा। यही स्टॉप हो जाएगा। अगर आपका सिब एक इशू है सिब रीड फेलियर। ऐसा होता है अगर सिब टाइमर आपका एक्सपायर हो जाता है और सिब रीड फेलियर हो जाता है तो उस केस में भी आपका अटैच फेल हो सकता है। आपने यहाँ पे बोला अटैच फेल हो सकता है। हो सकता है, नॉट नेसेसरी। हाँ, ये केस है अटैच फेल होने का। उस केस में भी अटैच फेल हो सकता है। हो सकता है मतलब है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सेल सेलेक्ट करते हैं और सेल को एक्सेस करते हैं तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आपका MCC हुआ, ठीक है, क्या हुआ? MCC मोबाइल कंट्री कोड। आपका हुआ MNC मोबाइल नेटवर्क कोड। ठीक है, आपका हुआ PLMN ID। कौन सा ऑपरेटर है ये? ठीक है, उसके बाद आपका आता है QRX लेव मिनिमम। ये होता है आपका मिनिमम कितना आपको रिसीवर लेवल पे पावर मेंटेन रखना है उस सेल में। क्या है फुल फॉर्म? क्या था? QRXM। एक सेकंड में लिखता हूँ, QRX LEV। अच्छा, LEV लेवल। ओके QRX लेव मिन, मिनिमम लेवल। मिनिमम इतना लेवल रिक्वायर्ड है। ये आपका कैलकुलेशन में क्या होता है? RSRP और SRQ। अच्छा। और आपका होता है ट्रैकिंग एरिया कोड। ये भी होता है, ये होता है। अब सेल एक्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होगी कि आपका सेल बार्ड है कि नहीं है। अगर आपका सेल बार्ड है और आप उस पर एक्सेस करने की कोशिश करें तो आपका एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, और आता है आपका SI शेड्यूलिंग, यानी कि सिब शेड्यूलिंग। सिब शेड्यूलिंग में आपका रहेगा सिब की मैपिंग रहेगी, कौन कौन से कहाँ पे सिब मैप में, कौन से सब फ्रेम पे कहाँ डिकोड करना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन डायनेमिक होती है। ये इंफॉर्मेशन डायनेमिक होती है। ठीक है, इसको नीचे एक बार देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए मैंने आपको बताया ना अभी। तो PLMN आइडेंटिटी हो गया आपका सेल एक्सेस रिलेटेड, और PLMN आइडेंटिटी हो गया, ट्रैकिंग एरिया कोड हो गया है, सेल आइडेंटिटी और सेल स्टेटस। सेल आइडेंटिटी भी होता है उसमें, हो सकता नहीं, होता ही है। जो भी उसकी वैल्यू होगी 0 1 1 1 2 जो भी होगी वो आ जाएगी सेल आइडेंटिटी की। सेल सिलेक्शन से मिनिमम रिसीवर एल में QRX ले मिनिमम मैंने आपको बताया। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन में SI मैसेज टाइप और उसकी पीरियोडिसिटी क्या है।
ठीक है, ऐसा ही विंडो लेंथ, मतलब किस विंडो, किस टाइम फ्रेम क्या विंडो है उसमें उसको वो आएगा। टाइम विंडो लेंथ मींस या टाइम पीरियड हो गया। हाँ, सिप 3 है, सिप 4 है, इसका कहाँ कहाँ पे कौन सा आ रहा है, किस टाइम फ्रेम में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिकोडिंग होगी सबकी। इसका अगर अपने को डिटेल में देखना है तो ये डिटेल में इसका लॉग एनालिसिस वाला पार्ट है कि सिप 1 में आपका क्या क्या है। तो ये देखिए पीले में आइडेंटिटी है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। एमसीसी है, एमएनसी है, ठीक है। 001 तो इसका क्या है, एमसीसी है, और 201 इसका एमएनसी है। एमएनसी हो गया। और आपका ट्रैकिंग एरिया कोड है सेल रिजर्व फॉर ऑपरेटर यूज नॉट रिजर्व, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटर अपने आप से रिजर्व रखता है कुछ सेल को अपने यूज के लिए। सेल आइडेंटिटी क्या है, सेल बार्ड है कि नहीं, बार्ड नहीं है सेल, नॉट बार्ड। इंट्रा फ्रीक्वेंसी रीसिलेक्शन अलाउड है कि नहीं है, नॉट अलाउड। अगला है आपका सेल सिलेक्शन फॉर QRX लेव मिनिमम -65, QRX लेव मिनिमम ऑफसेट, ठीक है। ठीक है। उसके बाद है Pmax। Pmax होती है आपकी कितना मैक्सिमम पावर यूई की वो कर सकता है, 23 dB में होती है, राइट। इसका मतलब ये लिमिट देता है कि दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट थ्रेशोल्ड, मतलब हाँ हाँ, एक तरह से ये बोल सकते हो। इस सेल में आपको इतना Pmax जनरली फिक्स ही होता है यार, 23 dB में ही होता है। अच्छा, फिक्स ही होता है 23 dB में। ओके। आपका फ्रीक्वेंसी बैंड इंडिकेटर, ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सा बैंड है आपका, ये भी आपको बताता है, आपको ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपको ये लॉग आप 4-5 बार देखोगे तो यू विल रिमेंबर इट। जस्ट गो थ्रू इट वंस ट्वाइस थ्राइस इन अ वीक, यू विल रिमेंबर इट। उसके बाद शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन लिस्ट। तो शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में एसआई पीरियडिसिटी है और उसकी मैपिंग इन्फॉर्मेशन है, बस 2 बातें याद रखनी है। इस सिप की पीरियडिसिटी क्या है, जो सिप 1 है, क्या है, सिप 1 है, उसकी पीरियडिसिटी कितनी है, 80 मिलीसेकंड। मेप की पीरियडिसिटी क्या है मालूम है आपको, 40 मिलीसेकंड। तो ये इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ सिप 1 की ही पीरियडिसिटी 80 मिलीसेकंड होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके। बाकी की आपको याद रखने की जरूरत नहीं, वो वेरी करती है जो भी रहती है। सिप की फिक्स है 80, सिप 1। और देखो ये जो इन्फॉर्मेशन लॉग है वो अकॉर्डिंग टू 3GPP स्पेसिफिकेशन से, ये वाला। अच्छा हाँ, ये पूछ रहे हमको, ये भी याद रखनी है ना कि किस स्पेसिफिकेशन में क्या है। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं याद रखना है। अच्छा। तो ये हो गया आपका सिप 1, ठीक है। फिर वापस आएंगे बाद में जब ज्यादा पढ़ना होगा हमको। उसके बाद आता है आपका सिप 2। तो सिप 2 में आपका इंफॉर्मेशन होता है किसका, रैच का। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें रैच का इंफॉर्मेशन होता है। और क्या इंफॉर्मेशन है रैच के अलावा, एक्सेस बारिंग, अपलिंक फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है, और MBSFN मल्टीमीडिया ब्रॉडकास्ट सिस्टम फ्रेम नंबर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सिप 2 LT। अब देखो आपका जो MIB और SIB का मालूम है ना, कौन कौन सा चैनल पे जाता है। MIB का बताइए, मैंने बताया था आपको। ये ये PHICH नहीं यार नहीं, देखो MIB का आपका जाता है किस पे, कौन सा चैनल होता है सबसे पहले ऊपर बताइए। सबसे पहले चैनल RRC होता है। नहीं यार, वो मैंने अपलिंक को अच्छा, इस डाउन, पर करे, सॉरी मैं मिस्टेक, BCCS से BCH पे जाता है, उसके बाद PBCH पे जाता है। राइट। उसके बाद आपका PBCH पे जाएगा, PBCH पे जाता है। ठीक है। ये मिब का हो गया, ठीक है। अब मिब के बाद आपका होता है सिब। तो सिब का इंफॉर्मेशन होता है कहाँ से जाएगा, BCCH, फिर आपका जाएगा DLHCH, फिर PDSCH। आपके पास डायग्राम बना हुआ है ना ये वाला? हाँ बना हुआ है। आप डायग्राम बना के रखेंगे तभी आपको याद होगा। तो MIB तो यहाँ से निकल गया, ये ठीक इधर है, आ गया। PBCH, और ये यहाँ से आ गया।
तो कई बार पूछते हैं आपसे जितने भी हैं हमारे इसके बाद पीसीसीएच को छोड़ के सारे आने हैं यहाँ पे डीएलएससीएच में। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि why your MIB is coming on different path, why your SIB is coming on different path। तो इसका आंसर ये है कि जो MIB है, सॉरी जो SIB है आपका, वो क्या होता है, वो रिट्रांसमिशन से गुजरता है। उसमें मैकलेयर का रोल होता है। किसका रोल होता है? मैकलेयर। और मैकलेयर का रोल है मतलब हार्क का रोल है। हार्क का रोल है मतलब रिट्रांसमिशन का रोल है। रिट्रांसमिशन, अच्छा ठीक है ना। अच्छा, जहाँ भी रिट्रांसमिशन का केस होगा, एक्नॉलेजमेंट नॉन एक्नॉलेजमेंट, वहाँ पे हमारा पीएचआईसीएच का रोल होगा। हाँ वहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या है, वो हार्क एक्नेक के लिए यूज नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ सिर्फ रिट्रांसमिशन के लिए हार्क का यूज हो रहा है। अच्छा। यहाँ जो सिब है वो जैसे इस पाथ के थ्रू आ रहा है, बीसीसीएच, डीएलएससीएच, पीडीएससीएच, तो वहाँ सिर्फ इस पाथ से आ रहा है क्योंकि उसमें हार्क का यूज हो रहा है। हार्क का यूज सिर्फ रिट्रांसमिशन के लिए हो रहा है। और एमआईबी डिफरेंट पाथ से आता है। इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं कि व्हाई एमआईबी एंड एसआईबी कम फ्रॉम डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, इसको नोट कर। इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विल डिस्कस इट। ओके, श्योर। ठीक है ना। व्हाई पाथ इज डिफरेंट फॉर बोथ। तो एमआईबी और एसआईबी, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाई दिस पाथ इज डिफरेंट। तो देखिए इसमें अगेन आरएलसी मोड टीएम रहता है आपका, लॉजिकल चैनल बीसीसीएच है और ट्रांसपोर्ट चैनल डीएलएससीएच है, और फिजिकल चैनल आपका पीडीएससीएच है। वो भी लिख देते, वो क्यों नहीं लिखा भैया। देखो SIP2 contains radio resource configuration information that is common for all the UEs। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो RRC रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन है आपका इंफॉर्मेशन, वो जो कॉमन है सारे यूज के लिए, वो SIP2 में आता है। क्या क्या आता है? एक्सेस बारिंग इंफॉर्मेशन, डिटेल देखेंगे। रेडियो रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉमन एंड शेयर्ड चैनल्स। कॉमन और शेयर्ड चैनल्स मालूम है आपको? शेयर्ड चैनल्स कौन कौन से होते हैं? DLHCH, ULHCH। हाँ, ये दो हो गए। कॉमन चैनल कौन कौन से होते हैं? CCCH, कॉमन कंट्रोल चैनल, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। कॉमन चैनल, हाँ ठीक है। अच्छा, टाइमर्स कौन? हाँ टाइमर्स। डेडिकेटेड तो शेयर्ड हो गया, हाँ सॉरी, डेडिकेटेड कंट्रोल हो गया। कॉमन ओनली वही है, कॉमन कंट्रोल चैनल और कॉमन ट्रैफिक चैनल। टाइमर्स हो गए और कांस्टेंट्स हो गए व्हिच आर यूज्ड बाय यूई इन एन अपलिंक पावर कंट्रोल इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है ना। तो इसको आप जैसे लिखेंगे ना, तो ऐसे लाइन वाइज लाइन लिखेंगे। हाँ, तब याद रहेंगे आसानी से। तब याद रह जाएगा आपको आसानी। SIP2 में क्या क्या होता है। हाँ, ये अच्छा तरीका है। तो SIP2, अब इसमें एक बात है यहाँ पे कि SIP2 स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द शेड्यूलिंग is not, SIP2 is not specifically included in the scheduling information in SIP1, but it is always mapped to the SI message that is correspondent to the first entry of list of SI message in scheduling info list of SIP1। देखो सीधा सा मतलब ये है कि जो SIP1 में शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन रहती है वो किसकी रहती है? अदर SIPs की रहती है। अच्छा। लेकिन उसमें SIP2 नहीं होता है। SIP2 का आप वैसे ही मैप होता है SIP1 के एंट्री करस्पॉन्डिंग। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ज्यादा घुसना नहीं है कुछ। तो आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू डिकोड है वो है आपके SIP1 और SIP2। SIP1 और SIP2 आपको डिकोड करना जरूरी ही है। अब इसने बताया कि SIP2 आपको और इन्फॉर्मेशन कौन सी देता है? एक तो अपलिंक करे फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन देगा आपको। अपलिंक चैनल का बैंडविड्थ क्या है? नंबर ऑफ आरबीज में। अपलिंक में कितने नंबर ऑफ आरबीज यूज हो रहे हैं? उस बेस्ड ऑन दैट बैंडविड्थ। ठीक है ना। हाँ, सीधी याद करनी है सारी चीजें। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी समझ में आना चाहिए। एट द पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर गेटिंग इट, यू विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। यस, याद भी हो रहा है। तो बात करते हैं जैसे अपलिंक करे फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन है। ठीक है। ओके। If this I is absent for FDD, the UL carrier frequency value should be determined from default। तो ये आपको इतना ध्यान रखना, अपलिंक carrier frequency होती है। ठीक है। अपलिंक bandwidth है, वो कैसे आएगा? N6 से correspond to 6 RB, N15 15 RB है। ठीक है ना। इस तरह मेंशन होगा। डिफॉल्ट देखो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, SIP2 में पेजिंग साइकिल होता है, डिफॉल्ट पेजिंग साइकिल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब हम पेजिंग पढ़ेंगे तो हमें क्या पैरामीटर देखना पड़ेगा? SIP2 ही देखना पड़ेगा।
ठीक है ना। जनरली मैंने पढ़ा था RF रेडियो फ्रेम 128 रहता है आपका LTM पेजिंग साइकिल, या फिर इसको DRX आइडल मोड DRX भी बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन पीरियड कोएफिशिएंट। तो ये वही नंबर ऑफ सबफ्रेम्स में होता है जब भी क्या होता है कोई वैल्यू चेंज हो रही होती है सिस्टम इंफॉर्मेशन की, तो वहां पे मॉडिफिकेशन पीरियड कोएफिशिएंट का काम आता है। तो इसमें रेडियो फ्रेम कैलकुलेशन ये है कि रेडियो फ्रेम्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि मॉडिफिकेशन पीरियड कोएफिशिएंट मान लो 2 है, तो उसको आप पेजिंग डिफॉल्ट पेजिंग साइकिल से मल्टीप्लाई कर दो। 128 आया, इतने से मल्टीप्लाई कर दिया, 256 RF हो गया। तो ये आपका मॉडिफिकेशन पीरियड हो गया, कितने फ्रेम्स। वो रेडियो फ्रेम्स उसी सब जहाँ पे आपका मतलब आपको इंडिकेशन आया कि वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो मॉडिफिकेशन पीरियड हो गया आपका, यहाँ पता चल रहा है आपको। फिर अगले मॉडिफिकेशन पीरियड में वो इम्प्लीमेंट कर देगा इस वैल्यू को, जो वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद Pmax, देखो Pmax मैंने बताया था मैक्सिमम पावर टू बी यूज्ड इन द टारगेट सेल। इफ दिस आई इज एब्सेंट देन UE अप्लाइज मैक्सिमम पावर अकॉर्डिंग टू UE कैपेबिलिटी। तो 23 dB होती है ना, तो वो अप्लाई dBm सॉरी, तो दैट इट विल अप्लाई। ओके ओके, नेक्स्ट इज योर Pmax साइक्लिक प्रीफिक्स लेंथ। कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है इतना सब डिटेल पढ़ना। उसके बाद है रेडियो रिसोर्स कॉन्फिग कॉमन, उसमें सिव इन्फॉर्मेशन सॉरी रैच का इन्फॉर्मेशन होता है। तो देखो यहाँ पे रैच का इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा, ये देखिए रैच कॉन्फिग दिया है ना यहाँ पे, रेडियो रिसोर्स कॉमन। ये प्रीएम्बल इन्फॉर्मेशन दिया, RA प्रीएम्बल क्या है, पावर रैंपिंग पैरामीटर दिया है DB2 पावर रैंपिंग स्टेप, प्रीएम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर DB -104, प्रीएम्बल ट्रांसमैक्स कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम्स प्रीएम्बल भेजा जा सकता है, 6 बार। RA रिस्पांस विंडो साइज, किस क्या रिस्पांस विंडो साइज है कि इतने विंडो में RA का RAR आना ही चाहिए, RA रिस्पांस विंडो साइज। अगर इस विंडो के अंदर RAR नहीं आया तो रैच फेल हो जाएगा। अगर उसमें मैक्सिमम RAR क्या है? रैंडम एक्सेस रिस्पांस, हम डिस्कस करेंगे रैच में इसको। ओके ओके ठीक है, रैंडम एक्सेस। आप बस अभी सुनते रहिए, आपको वो आ जाएगा, बस इस पर फोकस रखिए थोड़ा। उसके बाद है मैक कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर, SF सबफ्रेम 48। ओके, तो मैक कंटेंशन रेजोल्यूशन होता है आपका, तो उसका टाइमर का वैल्यू दिया है सबफ्रेम 48। तो कंटेंशन रिजोल्व होने के लिए टाइमर चलता है, इतने टाइम में इतने सबफ्रेम्स में आपका रिजोल्व हो ही जाना चाहिए। उसके बाद है आपका मैक्सिमम हार्क मैसेज 3 ट्रांसमिशन, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप मैक्सिमम RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज 3 भेज सकते हैं, मैसेज 3। तो वो आपका दिया है 4 नंबर, तो 4 नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, ओके, वो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन अगेन। हाँ, जैसे RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट गया, उसका रिस्पांस नहीं आया, फिर उसने भेजा, फिर गया, फिर गया, फिर गया, नहीं अगर हो पा रहा है उसको तो फिर जैसे हार्क नेक आया उसके लिए, उसने फिर भेजा, फिर नेक आया, फिर भेजा, फिर नेक आया, ऐसे मैक्सिमम 4 बार वो भेज सकता है उसको नेटवर्क को। उसके बाद आता है का मॉडिफिकेशन पीरियड कोएफिशिएंट N4 दिया है यहाँ पे, 24 जो भी हो सकता है। डिफॉल्ट पेजिंग साइकिल को बताया था RF 128, तो वो जनरली आपको को कॉन्फ़िगरेशन वही दिखता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि हमें यही दिखा था। आपका है PREG कॉन्फ़िग, तो इसमें क्या हाई स्पीड फ्लैग है। हाई स्पीड फ्लैग होता है आपका अगर यूजर हाई स्पीड मोबिलिटी में, तो उसके लिए हाई स्पीड फ्लैग ट्रू हो जाता है, और पेडेस्ट्रियन पे चल रहा है तो फिर फॉल्स रहेगा। हाँ, स्पीड यहाँ पे क्योंकि नहीं है उसकी। इंपॉर्टेंट चीज PDSCH पे रेफरेंस सिग्नल पावर 18। रेफरेंस सिग्नल का क्या पावर है, देखो रेफरेंस सिग्नल से आपका पाथ लॉस कैलकुलेट हो सकता है कि ई नोड बी पे रेफरेंस सिग्नल कुछ पावर है और यूई पहुंच रिसीवर पहुंचने पे कुछ पावर है, दोनों का पावर का डिफरेंस से आप पाथ लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। यस। उसके बाद ये आपका PUSCH का कॉन्फ़िगर अपलिंक का इंफॉर्मेशन है, अपलिंक का रेफरेंसिंग में है। PUCCH का इंफॉर्मेशन है, क्या CQI यूज कर रहे हैं। साउंडिंग रेफरेंस, देखो अपलिंक में 2 तरह के रेफरेंसिंग होते हैं, एक तो होता है SRS और एक होता है DMRS। SRS इज योर साउंडिंग रेफरेंस सिग्नल, DMRS इज डीमॉड्यूलेशन रेफरेंस सिग्नल। ठीक है ना? ओके, ठीक।
उसके बाद अपलिंक पावर कंट्रोल। यार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये P0 नॉमिनल PUCCH ये सब क्या होता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन अपलिंक पावर कंट्रोल SIP2 में जाती है कि अपलिंक में क्या क्या आपको पावर और अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा 108। ये मेरे को नहीं पता था पहले, मतलब नहीं ज्यादा ध्यान दिया था, बट वो इंटरव्यू क्वेश्चन इफ दे आर आस्क्ड तो मैंने थोड़ा ध्यान दिया। उसके बाद फिर हाँ हमेशा क्लियर हो गया। ये सब इन्फॉर्मेशन SIP2 में रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी पावर अपलिंक में पावर कैसे वेरी होती है तो आपको पता होना चाहिए। SIP2 में अपलिंक पावर कंट्रोल पैरामीटर होते हैं, ठीक है ना। ये डेल्टा एफ PUCC फॉर्मेट दे रखे हैं, फॉर्मेट 1B डेल्टा एफ, तो ये सब पावर कंट्रोल काम में आते हैं। आगे की बात आती है आपका टाइमर्स का, बताया था मैंने टाइमर होते हैं। तो टाइमर आपका हो गया आपका T300, 301, 310, 310, N310, N311, T311, ये सारे टाइमर का वैल्यू रहता है। पे देखिए 1000 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड हो गया, सही है ना। तो T300 ये आपका RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट का टाइमर है। अच्छा। और T301 किसका होता है, RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट। 301 आपका रीस्टैब्लिशमेंट का है, 310 है RLF टाइमर, रेडियो लिंक फेलियर टाइमर का है। ओके, ये भी पता होना चाहिए है ना। हाँ ये भी पता होना चाहिए आपको। और कितनी टाइमर होती है, 311 तक है जो कि, और भी इससे अलावा भी बहुत टाइमर है एलटी में। अच्छा ठीक है ना। ये दिख रहा है 320। 311 इनिशिएट RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। तो 301 और 301 में डिफरेंस क्या हुआ है फिर। 301 transmission of RRC connection reestablishment message and upon initiating RRC connection reestablishment procedure. 301 स्टॉप होता है आपका रिसेप्शन ऑफ RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट और RRC कनेक्शन रीस्टैब्लिशमेंट रिजेक्ट। और 311 आपका सिलेक्शन ऑफ सूटेबल यूट्रासेल और सेल अदर रेट। ठीक है, टाइमर्स का ये देख लेना आप थोड़ा सा। देख लेंगे। 30, 300, 301, 310, 311 ये इनसिंक इन RLF वाला टाइमर है 310, T310। N310 नंबर ऑफ इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है। ये इंडिकेशन N310 नंबर ऑफ इंडिकेशन, तो ये आउट ऑफ सिंक और इन सिंक इंडिकेशन है। N310 आपका आउट ऑफ सिंक, OS आउट ऑफ सिंक इंडिकेशन, और ये N31 इन सिंक इंडिकेशन। आउट ऑफ सिंक मींस होता है कुछ नेगेटिव। आउट ऑफ सिंक का मतलब है कि अगर फाइल लेयर है ना, तो फाइल लेयर पे वो कंटिन्यूस 20 सब फ्रेम या फ्रेम के लिए वो क्या डेटा डिकोड नहीं कर पा रहा है। अच्छा। तो ये RRC को जाता है फिर। ये होता है आउट ऑफ सिंक। और इन सिंक होता है कंटिन्यूस 10 सब फ्रेम्स के लिए अगर डेटा डिकोड कर पा रहा है तो इन सिंक हो जाता है। अच्छा, वो भी इंफॉर्मेशन भेजता है। हाँ, तो क्या होता है जैसे आपका आउट ऑफ सिंक का उसने गया तो T310 टाइमर स्टार्ट हो गया। अच्छा, आउट ऑफ सिंक RLF वाला। लेकिन उसने क्या करा कि इन सिंक इंडिकेशन भेजा तो टाइमर स्टॉप कर देगा वो। ठीक है ना। ये सब बातें आपको समझ में आएंगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं तो क्या है कहीं से भी कुछ भी बता दे रहा हूँ आपको। नहीं ठीक है, बट धीरे धीरे आप मिल रही है ना, रिलेट कर पाएंगे आप। तो ये आपका यहाँ पे खत्म हुआ SIP2। यस। अब आते हैं हम SIP3 पे। कहाँ गया SIP3? तो देखिए SIP3 आपका है, ये आपको सिंपली याद रख लीजिए, फिर उसके बाद हम पैरामीटर भी डिस्कस करेंगे जब सेल सिलेक्शन रीसिलेक्शन पढ़ेंगे। तो आपका SIP3 ऑनवर्ड से लेके स्टार्ट होता है सेल सिलेक्शन रीसिलेक्शन। तो SIP3 आपका होता है इंट्रा फ्रीक्वेंसी सेल रीसिलेक्शन। ठीक है ना। आपके सेल्स हैं, ये सारे सेल्स लेट्स से कि आपका सेम फ्रीक्वेंसी पे हैं। ठीक है ना। तो इनमें जो अगर रीसिलेक्शन हो रहा है यूई का, वो कहलाएगा इंट्रा फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ठीक है। आपका फिर आता है SIP4 इंट्रा फ्रीक्वेंसी नेबरिंग सेल्स रीसिलेक्शन। SIP5 है इंटर फ्रीक्वेंसी। इंटर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है FDD से TDD, यस, TDD से FDD, यस, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है आपका SIP6। SIP6 आपका होता है 3G के लिए। यूट्रॉन का मतलब होता है 3G।
उसके बाद है SIP 7 दैट इज फॉर 2G। 2G JRAM आ गया। SIP 8 है वो आपका CDMA के लिए हो गया। तो SIP का है ना एक तरह से गाना है ये, तो आपको गाना गाना है। ये SIP 1 इसके लिए, SIP 2, SIP 3, SIP 4, SIP 5, तो गाना है एक तरह का, ठीक है। उसके बाद आता है SIP 8 CDMA का हो गया। SIP 9 आता है होम इनोड के लिए। होम इनोड ही पता है ना, को मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स में लगे होते के हैं। लिए, हाँ, पर्टिकुलर कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्री आप किसी अपने कॉर्पोरेट लिए लगाते हैं जो, बिल्डिंग में जाएंगे तो वहां जाके आप देख सकते हैं छोटे छोटे टावर लगे रहते हैं टावर ऐसे लगे गोल रहते गोल हैं। से बिल्डिंग के ऊपर, वो आपके सिग्नल एनहांसमेंट के लिए होते हैं बेसिकली। यस। उसके बाद होम इनोड के बाद हो गया आपका SIP 10 और 11। SIP 10 11 आपका आता है ETWS। ये नहीं पता क्या था। ETWS अर्थक्वेक एंड सुनामी वार्निंग सिस्टम। वार्निंग सिस्टम, यस यस यस, गॉट। ठीक है ना। भाई अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रही है, उसके लिए पहले सुनामी आई थी तब पता नहीं कहाँ था ये सिस्टम। ये उस पर उसके बाद से इंट्रोड्यूस किया गया हो, या फिर जहाँ पे सुनामी आई थी वहाँ पे यूज ही ना होता हो, फिर बताओ क्या फायदा है सिस्टम। मेनली यूरोपियन कंट्रीज में प्रॉपर्ली यूज होते हैं। अब वहाँ पे थोड़ा, हाँ ठीक है चलो कोई। SIP 12 है आपका CMAS। CMAS का पता है आपको? CMAS, हाँ CMAS पता है। ये होता है ना, क्या नाम है आपका, क्या होता है बताइए। CMAS पढ़ा है हमने, यूज भी होता है। ये होता है कमर्शियल मोबाइल अलर्टिंग सिस्टम। CMAS, अच्छा हाँ, ये इससे होता है, सीवी सिस्टम से भी होता है ये भी। हाँ तो ठीक है ना, कमर्शियल मोबाइल अलर्ट्स आ रहे हैं आपको कॉमर्शियल, कमर्शियल वाले, तो वो सब ये CMAS से होता है। SIP कितना हो गया? 12 हो गया। 12 तक हो गया। अब देखो SIP 19 एक इम्पोर्टेंट है, उसका लिख लेना आप। SIP 19 इज फॉर FRLT। SIP 19 FRLTE, फास्ट रिटर्न टू LTE। जब मोबाइल आपका 3G में होता है ना, हाँ हाँ, तो 4G में आता है वो SIP 19 की मदद से, उसको बोलते हैं फास्ट रिटर्न टू LTE। आगे बात समझ में? ठीक है। SIP 19 SIP है। उसके बाद अगला प्रोसेस बताइए। SIP आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं, हम चलेंगे नेक्स्ट वाले उसके पास। SIP के बाद रैच आ जाएगा। रैच आ जाएगा। तो देखिए रैच आपका होता है, सबसे पहला अपलिंक सिग्नल होता है, जो कि अपलिंक में सिंक्रोनाइजेशन और अपलिंक ग्रांट लेने के काम में आता है। ठीक है। तो रैच आपका इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी बताया कि कौन से पैरामीटर में जाता है। कौन से पैरामीटर में जाता है? हाँ SIP 2 में जाता है। जैसे हाँ SIP 2 में जाता है। SIP 2 रैच जाता है। ठीक है। जनरली आपका रैच प्रोसेस होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका कंटेंशन बेस्ड, दूसरा होता है कंटेंशन फ्री। ओके, कंटेंशन बेस्ड। ठीक है ना। तो जो उसका रैच का जो फ्लो है वो मैं आपको एक बार समझाऊं तो कुछ इस तरह का होता है कि ये आपका यूई है, यहाँ पे आपका इनोड भी है। तो पहला रैच मैसेज प्रीएम्बल, रैच प्रीएम्बल गया, मैसेज 1 बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मैसेज 1। रैच प्रीएम्बल यूई ने भेजा, उसके अकॉर्डिंग इनोड भी ने क्या डिराइव किया? RARNTI डिराइव किया। क्या डिराइव किया? RARNTI। RARNTI मींस रैंडम एक्सेस रेडियो नेटवर्क टेम्पररी आइडेंटिटी। RARNTI। उसके बाद इनोड भी ने क्या किया? मैसेज 2 भेजा। क्या भेजा? मैसेज 2 ऑल्सो नोन एज RAR, रैंडम एक्सेस रेस्पॉन्स। रैंडम एक्सेस रेस्पॉन्स में देखो मैसेज 1 में इसने रैच प्रीएम्बल भेजा। देखो यहाँ पे LT में 64 टाइप्स के रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल सीक्वेंसेस होते हैं, उसमें से रैंडमली UE1 पिकअप करता है। अब इसमें से कुछ तो रिजर्व रहते हैं आपके कंटेंशन फ्री के लिए, लेट्स से 52, और बाकी के 12 किसके लिए? कंटेंशन, सॉरी 52 कंटेंशन बेस के लिए, बाकी कंटेंशन फ्री के लिए है। होता क्या कंटेंशन? कंटेंशन होता है जैसे लेट्स से आपके 2 या 2 से ज्यादा यूईज,
दो या दो से ज्यादा यूई सेम प्रीएम्बल पिक कर रहे हैं। अच्छा। और वो सेम टाइम फ्रेम पे ही भेज रहे हैं। तो उसको कॉलिजन की स्थिति बोलते हैं अपन। अच्छा। उसी को हम कंटेंशन बोलते हैं कि दो यूईस में कंटेंशन हो रहा है, झगड़ा है एक तरह से, सेम इंफॉर्मेशन है तो तो आइडेंटिटी उसको कंटेंशन को रिजॉल्व किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एक को ही मिल पाएगा, रिजॉल्व कैसे होगा जब एक को मिल जाएगा और दूसरा क्या करेगा, फिर से ट्राई करेगा। ये आपका कंटेंशन रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है। अब क्या होता है, मैसेज 2 में ई नोड बी ने उसको कुछ चीजें भेजता है। क्या भेजता है? एक तो भेजता है टीए, टाइमिंग एडवांस। ये किसके लिए? टीए को डिस्कस करेंगे। दूसरा भेजता है आपका अपलिंक ग्रांट, यूएल ग्रांट भेजता है। मैंने आपको बताया था यूएल ग्रांट क्या होती है, आरबीज की होती है। आरबीज की। अपलिंक ग्रांट डेटा भेजने के लिए, क्या भेजने के लिए? L2 L3 मैसेज, L2 L3। तो आपका L3 मैसेज हो गया आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है। आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज, रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब L2 मैसेज कौन सा हो सकता है? ये मैक कंट्रोल एलिमेंट भी जा सकता है कुछ। L2 आपका मैक लेयर होता है ना, कौन L2 में कौन कौन सी लेयर होती हैं? मैक, आरएलसी, ईडीसीपी, इनसे भी डेटा जा सकता है L2 L3, ठीक है। तो जनरली हम क्या दिखाते हैं, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट जा रहा है मैसेज 3 में। और मैसेज 4 आपका होता है आरआरसी कनेक्शन सेटअप प्लस कंटेंशन रिजोल्यूशन मैसेज। अच्छा, ये भी दे देता है कंटेंशन रिजोल्यूशन मैसेज। तो इसमें कंटेंशन रिजोल्यूशन आइडेंटिटी होती है जो मैं आपको बताया था। कंटेंशन रिजोल्यूशन भी SIP2 में ही आता है आपके सारे रैच के पैरामीटर। इसी के बेसिस पे कंटेंशन रिजोल्व होता है 2 यूईज के बीच में। ये आपका जनरल फ्लो है आपका रैच का। आगे चलते हैं। देखिए रैच हमने क्यों करते हैं, पहला तो है अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन के लिए, दूसरा है रेडियो रिसोर्स ग्रांट चाहिए अपलिंक में सेंड करने के लिए L2 L3 मैसेज, ठीक है। तो SIP2 में ये सारे पैरामीटर्स अब हमने देखे अभी कि ये नंबर ऑफ आरए प्रीएम्बल्स दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे दो तरह के ग्रुप होते हैं, आपका होता है ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। तो आपका जो ग्रुप ए और ग्रुप बी का साइज बड़ा होता है, ग्रुप ए का छोटा होता है। तो उसको यूई को ग्रुप ए में से चूज करना है प्रीएम्बल या ग्रुप बी में से चूज करना है, वो डिपेंड करता है। किसे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आरआरसी कनेक्शन के साइज पे, नेक्स्ट L2 L3 मैसेज के साइज पे। अच्छा, ऐसा है। उसके अकॉर्डिंग ये प्रीएम्बल पिक करेगा। देखो आप एक बात समझिए कि जो आपका रैच प्रोसेस है वो ट्रिगर कौन करता है? ये आरआरसी लेयर है ना, ये मैक लेयर को बोलती है कि मुझे आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है, पर मेरे पास रिसोर्स नहीं है, तो आप रैच प्रोसेस भेजो। तो मैक बोलती है फाई को रैच भेजने के लिए, कौन से चैनल से? पी रैच से। तो फिर रैच जाता है नोड बी को, इनिशिएट पी रैच से होता है। तो ट्रिगर कौन करता है रैच को? आरआरसी करती है। कंट्रोल कौन करता है रैच को? मैक कंट्रोल करता है। जाता कैसा है? फाई से जाता है, पी रैच चैनल के थ्रू। आगे बात समझ में? हाँ। अब बात करते हैं इसमें, देखो इस हम लॉग की बात करें तो इसमें इसने डिफरेंट पैरामीटर्स बताए हैं हमको। नंबर ऑफ आरए प्रीएम्बल्स बताया है, कितना है? 40 है। तो इस आरए प्रीएम्बल जो 40 है, इसी में ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। करेक्ट। इसने बताया साइज ऑफ आरए प्रीएम्बल 32 है, N32। तो बाकी जो 33 से 40 हैं वो क्या है? ग्रुप बी है, ग्रुप में चले गए। ठीक है। ठीक है। अब इसने बताया है मैसेज साइज ग्रुप ए B144, ये सब ठीक है। पावर ऑफसेट ठीक है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्रुप ए ग्रुप बी समझ में आ गया आपको? हाँ, समझ में आ गया। अब इसने बताया पावर रैंपिंग स्टेट DB2। तो मान के चल रहे हैं हम लोग कि लेट्स से जो हमारा यूई से ई नोड बी को जो रैच गया वो डिकोड नहीं कर पाया, ठीक है। ओके। तो फिर हमने जो वापस जो रैच भेजा वो कितनी पावर इंक्रीज करके भेजा? DB2। अच्छा, ये DB2 उसमें ऐड हुआ है। हाँ, कि टोटल जैसे आप DB2 है। 18 कर रहे हो तो उसके बाद 20। ओके। अच्छा, 2 ऐड हाँ, किया। 2 DB2। DB2। ओके, 2 DB।
कितना आपको पावर रैंपिंग स्टेप भेजना है। अगर आपके पास RAR नहीं आता है, जैसे मैसेज टू रिस्पॉन्स नहीं आया रैंडम एक्सेस रिक्वेस्ट का, ठीक है, उस केस में आपको 2D पावर बढ़ानी है। कई बोल सकता है 4D बढ़ाओ, कई बोल सकता है 6D बढ़ाओ, डिपेंड करता है, इसमें इसी में पैरामीटर आएगा आपका सारा। प्रीएम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर, आपको इतनी इनिशियल टारगेट पावर मेंटेन रखनी है पहले प्रीएम्बल भेजने के टाइम पे रिसीवर पे, ठीक है। अब है रैंडम एक्सेस सुपरविजन इन्फो। प्रीएम्बल ट्रांस मैक्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रीएम्बल भेजा जा सकता है बिफोर वो रैच फेलियर डिक्लेयर करे। हाँ देखिए, एक बात समझिए, इसने रैंडम एक्सेस रिक्वेस्ट भेजा, रैच भेजा, ठीक है, रैच का रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या नहीं आया, रैच का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसने फिर से रैच भेजा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टाइम्स रैच भेज सकता है। प्रीएम्बल ट्रांसमैक्स पैरामीटर इंटरक्वेशन है, which parameters tells you about that how many number of times you can try for rach, तो 10 number of times। ये एग्जांपल 10 है, ये 200 तक जाती है वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, तो आप बता सकते हैं, लॉग में देख के हम लोग बता सकते हैं, तो ठीक है ना। RA response window size is SF5। जनरली द मिनिमम टाइम दैट कम्स, कि आपको जो रैच का रिस्पॉन्स है वो 3 सबफ्रेम लेटर आ जाना चाहिए। अच्छा, आपने x पे भेजा तो x+3 पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाना चाहिए, करेक्ट है। तो ये एक विंडो साइज है SF5। अच्छा, इसका वैल्यू एक ड्यूरेशन है कि कहाँ से कहाँ पे आपको मिल जाना चाहिए। अच्छा, जैसे मान लो कि आपने x पे भेजा, इसका ड्यूरेशन क्या होगा, x+3 RA रिस्पॉन्स विंडो साइज, इस विंडो में आ जाना चाहिए आपको। अच्छा, नहीं सॉरी, एक सेकंड, जैसे आपने इसका साइज हो गया x से लेके ये पैरामीटर, देन x+ RA रिस्पॉन्स विंडो साइज, ये रहेगा इसका, ठीक है। देखिए जनरल केस में क्या हुआ, x में भेजा, x+3 में आ गया, ये सबसे कम जल्दी हो गया, ये केस एक आपने लिया। हाँ, तो वैसे इसका जो पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, सबसे कम टाइम क्या होगा, x+3 होगा, करेक्ट, लेस देन इक्वल टू, ये विंडो का क्या कुछ भी नाम दे दो, लेस देन इक्वल टू आपका RA रिस्पॉन्स विंडो साइज का वैल्यू SF5, इसके बीच में होना चाहिए। हाँ, इसके बीच में होना चाहिए, ये आपका टाइमिंग का रहेगा। अगर आपने x टाइम पे भेजा तो x+3 से लेके और RA के बीच में कभी भी आ सकता है वो। तो ये 3 आपने दिया, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है या फिर आपके assumption है? ये मेंशन्ड है कि x+3 पे आ जाता है। अच्छा अच्छा। अब मैक कंटेंशन रेजोल्यूशन टाइमर दिया है SF32 सबफ्रेम्स का इसने दे रखा है, उस टाइम में आपका कंटेंशन रिजोल्व हो जाना चाहिए, टाइमर चलता है। और पीरेज कन्फिग मैंने आपको बताया था कि हाई स्पीड फ्लैग क्या है, हाँ ये दिया है, या ध्यान रख सकते हो, बाकी चीजें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो, हाउ मेनी रैच प्रीएम्बल्स आर देयर, कितने रैच प्रीएम्बल्स होते हैं, 64, मैंने आपको बताया ना, 64। नंबर ऑफ RA प्रीएम्बल्स, तो नंबर ऑफ RA प्रीएम्बल्स का मतलब है, ये डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ प्रीएम्बल्स अवेलेबल यूई टू चूज फ्रॉम, कितने नंबर ऑफ RA प्रीएम्बल चूज कर सकता है। तो मैंने बताया 62 हैं, तो कुछ तो कंटेंशन बेस्ड और कुछ कंटेंशन फ्री के होंगे। 64 बताया था। हाँ टोटल। हाँ, तो जनरली क्या होता है, जो कुछ तो रिजर्व होते हैं ना कंटेंशन फ्री के लिए, कुछ रिजर्व है कुछ फ्री है। तो रिजर्व होते हैं वो कौन एलोकेट करता है, वो इनोड भी एलोकेट करता है, नेटवर्क। हाँ ठीक है ना, नेटवर्क एलोकेट करेगा। यस यस। अब नंबर ऑफ RA प्रीएम्बल्स, आपके टोटल RA प्रीएम्बल्स 52 दे रखे थे। हाँ, तो 64 में से नंबर ऑफ RA प्रीएम्बल्स घटा देंगे तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ RA रैच प्रीएम्बल्स रिजर्व बाय इनोड बी फॉर नॉन कंटेंशन बेस्ड रैच प्रोसीजर। यस यस, ये कंटेंशन फ्री या नॉन कंटेंशन बेस्ड एक ही बात है। यस, नेटवर्क से आएगा वो कितना उन्होंने फ्रीज किया हुआ है उसका। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं साइज ऑफ RA प्रीएम्बल ग्रुप ए। ग्रुप ए क्या होता है, दो तरह के साइज होते हैं इसमें, ग्रुप ए और ग्रुप बी। वो कैसे होता है, L2 L3 मैसेज के साइज से डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग यूई चूज करता है उसको, वो आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ RA मैसेज साइज आपको ग्रुप ए का दे रखा है साइज, तो ग्रुप बी कैसे निकालोगे, उसमें से घटा दोगे नंबर ऑफ RA प्रीएम्बल, ठीक है ना। देखो आपका जो रैच प्रीएम्बल है वो Z सीक्वेंस पे बेस होता है। ये इसकी जो शीट है आपकी, इसकी काफी बड़ी हो गई है।
मतलब दिख नहीं रहा है क्या आपको? हाँ साइज नहीं है, कुछ नहीं, ब्लैंक है इधर। अच्छा हाँ नो करेक्ट। तो जो आपका रैच है वो आपका किस पे बेस होता है? जेड ऑफ टू सीक्वेंस पे बेस होता है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट उसको बता रहे हैं। हाँ जेड ऑफ टू का आप पढ़ सकते हो, हाँ हाँ। उसमें जीरो ऑटो कोरिलेशन जोन होता है। हम्म, तो जहाँ जहाँ पे उनका मतलब कोरिलेशन जितना ज्यादा होगा वहाँ पे डिकोडिंग अच्छी होगी, जहाँ पे कोरिलेशन नहीं होगा वहाँ पे डिकोडिंग नहीं होगी। जहाँ पीक से पीक मिल रहा है और लोअर से लोअर मिल रहा है तो वहाँ कोरिलेट कर पा रहे हैं वो लोग एक दूसरे को, समझ रहे हो ना? तो वहाँ पे वो डिकोड हो जाएगा रैच, और जहाँ पे कोरिलेशन नहीं मिल रहा वहाँ डिकोड नहीं हो पाएगा, ऐसी बात है। तो ये बताया था हाई स्पीड फ्लैग है, वो यूजर मोबिलिटी को डिनोट करता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, पीरेज कॉन्फ़िग इंडेक्स। तो आपको इसमें पता हाउ वुड यूई वुड बी नोइंग कि जो कौन से सब फ्रेम में और कौन से सिस्टम फ्रेम में हमारे को रैच आ रहा है, रैच को भेजना है। ठीक है, वो डिफाइन होता है पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स से। तो फ्रेम स्ट्रक्चर जो हमारा है उसमें पीरेज कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स का वैल्यू होता है 0 to 63। दिख रहा है आपको, राइट? हाँ दिख रहा है इसमें। तो आपका वैल्यू है 0 to 63। आज के लिए लास्ट टॉपिक है, बस इस पे ध्यान दे लीजिए, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक ठीक। तो रैच का जो वैल्यू है 0 to पीरेज कॉन्फ़िग इंडेक्स की वैल्यू 0 to 63 है। उसके अकॉर्डिंग प्रीएम्बल फॉर्मेट आपके 4 होते हैं, 0 1 2 एंड 3। तो इसकी मैपिंग इससे होती है, ठीक है, प्रीएम्बल फॉर्मेट से पीरेज कॉन्फ़िग इंडेक्स की। उसके अकॉर्डिंग फिर हमको सिस्टम फ्रेम नंबर बता रहा है, इवन है, एनी है, इवन है, इवन है, एनी है, ठीक है ना? और सब फ्रेम नंबर ही बता रहा है फिर हमको कि 1 है, 4 है, ये है, ये है। अच्छा ठीक है ना? शायद जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है गेस ये 14 वाला शायद ध्यान है मेरे को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ये 13 या 14 का ऐसा कुछ वो मैं कंफर्म कर दूंगा आपको क्या रहता है। जनरल से मतलब क्या, कॉमन? हाँ मतलब जनरली जो यूज करते हैं हम लाइव नेट में। हाँ वही कॉमन यूज, क्योंकि उसमें शायद सारे ही काउंट हो जाते हैं आई गेस। तो वो मैं कंफर्म करके बता दूंगा आपको ना। तो ये आपको बात समझ में आएगी, पीरेज कॉन्फ़िग इंडेक्स और जो पीएमएल फॉर्मेट है वो आपको बताता है कि कौन से सिस्टम फ्रेम में किस सब फ्रेम में आपको डिकोड करना है रैच को, सॉरी रैच को भेजना है, रैच को भेजना है, रैच को भेजना है, रैच भेज रहे हैं हम। पीरेज। तो इस टेबल में बस हमको यही देखना है कि क्या पैरामीटर्स होते हैं। आपको टाइमिंग अगर जाननी है तो वो इससे पता चलेगा कि कहाँ पे भेज रहे हो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी SIP2 में ही आ रही है आपकी, ठीक है ना? सब SIP2 चल और रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही यूई क्या कर रहा है, रैच को भेज रहा है कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स और पीएमएल फॉर्मेट को यूज करके। तो रैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सब SIP2 में ही आ रही है, चाहे रैच हो या रैच से रिलेटेड भी। राइट राइट राइट। अब देखो, व्हाट रिसोर्सेज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन शुड बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द रैच। तो 6 PRB यूज होते हैं, ये फिक्स है 6 PRB। अब देखो PRB और RB में एक डिफरेंस होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या? कि एक RB होता है वो होता है आपका 12x7 का, और एक PRB होता है 12x14 का। अच्छा ठीक है ना? यानी कि ये 1 RB है, एक और RB जुड़ गया, और ये 2 RB है। PRB इक्वल्स टू 2 RB। आगे बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 PRB यूज होते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में रैच को भेजने के लिए। मतलब 12 RBs। ESS SSS के भी 72 हो गए, 5 ऊपर रिजर्व 5 नीचे रिजर्व, राइट? यस 62 हो गए। EBCH के भी 72 हैं, EBCH के भी, और आपका रैच के भी 72 हैं। 72 है सबके। ये आपको याद रखना है वाली बात। ठीक है, मतलब याद हो ही जाएगी, बट वैसे ध्यान में रखने के लिए। ये सेकंड वाला आपने क्या बताया, पी वाला? फर्स्ट तो आपने बताया ये वाला जो 72 वाला जो बताया, पीबी क्या, PBCCH का? नो नो, PBCH। अच्छा PBCH का है, ओके 72। ठीक है। अब देखो, हाउ यूई डिसाइड्स द पावर टू बी यूज्ड फॉर रैच रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन। मैं आपको बता दूं, प्रीएम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर SIP2 में। यस,
यूई कैसे डिसाइड करता है क्या पावर उसको यूज करनी है रैच रिक्वेस्ट ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो प्रीएम्बल इनिशियल रिसीव टारगेट पावर से पता चलेगा। हाउ मच पावर यूई शुड इंक्रीज ड्यूरिंग द रिट्रांसमिशन ऑफ रैच, पावर रैंपिंग स्टेप से जो ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना, पावर रैंपिंग स्टेप हमने देखा था वहाँ पे कि कितना रैंप पावर बढ़ा के भेजना है, 2 कितना से डीबी ऐड किया था। हाँ 2 डीबी ऐड किया था। ठीक है ना। How many times UE should transmit the RACH preamble in case of continuous failure? तो preamble transmit से पता चलेगा हमको। यस यस ठीक है। यस। अब देखो अगर ये पैरामीटर नहीं हुआ, ये पैरामीटर एक तरह से लिमिटेशन है। अगर मान लो ये पैरामीटर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करते रहोगे, जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाएगी यूई की तब तक आप रैच भेजते रहोगे। लूप रन करते रहेगा। हाँ, तो वो आपका रैच खत्म ही नहीं होगा फिर कभी। यस यस, तो इन्होंने इसलिए लिमिट कर दिया है। हाँ, देखो ये आपका प्रोसेस है रैच का। इसमें क्या होता है, पहले रैच प्रीएम्बल भेजा यूई ने, उसके बाद क्या हुआ, उसको रैंडम एक्सेस रिस्पांस आया डीएलएससी चैनल पे। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, क्या क्या चीजें आती हैं। देखो एक तो आपका आता है टीसीआरएनटीआई। क्या आएगा, टीसीआरएनटीआई। ये आपको टेम्परेरी सीआरएनटीआई एलोकेट होती है। टेम्परेरी सीआरएनटीआई किस में होती है, आरएआर में। आरएआर में 3 चीजें आती हैं। पहला वैल्यू आया टीए, दूसरा आया आपका अपलिंक ग्रांट, और तीसरा आया आपका टीसीआरएनटीआई। ठीक है, दिस इज फिक्स्ड। ये 3 इंफॉर्मेशन आती है। अपलिंक ग्रांट L2 L3 मैसेज। L2 L3 मैसेज कौन सा, नेक्स्ट मैसेज जो आएगा आरएससी कनेक्शन रिक्वेस्ट वाला। ये क्या है, टाइमिंग एडवांस। टाइमिंग एडवांस का मतलब ये है कि यूई को अपने सब फ्रेम में इतना टाइम एडजस्ट करके फिर उसको आरएससी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। एग्जैक्टली उसी सब फ्रेम में ई नोड भी क्या होगा, एक्सपेक्ट कर रहा होगा आरएससी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज को। अगर वो वहां नहीं भेजेगा तो फिर मिस हो जाएगा। फिर तो क्या इस कंडीशन के लिए टीए इम्प्लाई करते हैं हम। समझ रहे हो ना। भाई कितना आपको टीए आपको पता है ना, जैसे एक सेल में यूजर है, ये ई नोड भी है, एक यूजर यहाँ है, एक सेल एज पे है। तो जो टीए जिसके लिए जाएगा, टीए मान लो इसने भेजा, इसको भेजा और इसको भेजा, तो जो टीए मान लो इसके लिए इंटेंडेड था, अगर वो तो ये वाला टीए ये भेजेगा तो ये डिकोड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं ये वाला। इसके लिए ई नोड भी डिकोड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए टी अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। अच्छा, यहाँ पे जो आप यूज कर रहे हैं L2 L3 मैसेज है ना। राइट। L3 तो समझ में रहे आरआरसी रिक्वेस्ट मैसेज जाता है। L2 भी कौन सा मैसेज जाता है? L2 आपका जा सकता है मैक पे, मैक कंट्रोल एलिमेंट। अच्छा, ऐसा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, मैक कंट्रोल एलिमेंट। वो अपन मैक कंट्रोल एलिमेंट पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि मैक कंट्रोल एलिमेंट जा सकता है। ठीक है ना, ठीक, मैक लेयर से। अच्छा क्वेश्चन था, चलो ठीक है। उसके बाद आपका 4th में आता है L2 L3 मैसेज का रिस्पांस आ जाएगा। ठीक है, चैनल डीएलएससी आरएससी कनेक्शन सेटअप और आपका मैसेज कंटेंशन। तो कंटेंशन बेस समझ लेते हैं, व्हाट इज कंटेंशन बेस। ये इंटरव्यू का मतलब फिक्स क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे। इट्स अ फिक्स इंटरव्यू क्वेश्चन। तो कंटेंशन बेस में क्या होता है, कंटेंशन बेस में आपका 2 यूईज होते हैं जो कि सेम रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कॉलिजन होता है। ठीक है, कॉलिजन होता है। ठीक है, तो कॉलिजन होगा तो यूई तो ई नोड भी क्या करेगा, रिवर्ट करेगा। अब देखो इस केस में होगा क्या, मेनली जैसे यूई ए और यूई बी ने सेम रेंज प्रीएम्बल भेज दिया। ठीक है, उसमें क्या होगा कि यूई ई नोड भी क्या दे देगा, ई नोड भी 3 चीजें देगा। टीए दे देगा, टीसीआरएनटीए दे देगा, और क्या दे देगा, अपलिंक ग्रांट दे देगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि लेट्स से यहाँ पे कहते हैं कि इसने आरएआर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने रैच प्रीएम्बल पहले का फर्स्ट टाइम में डिकोड किया, लेकिन दूसरे का डिकोड नहीं किया। तो इसने क्या किया, यूई ए के लिए आरएआर दे दिया। ठीक है, आरएआरएनटीआई से।
लेकिन RARNT, अपलिंक ग्रांट और इन सब में तो कुछ यूई आइडेंटिटी जा नहीं रही है अभी तक तो। दोनों क्या समझ रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए है, लेकिन एक्चुअल में किसके लिए है? वो यूई ए के लिए है। अब क्या होगा, यूई ए और बी टाइमिंग एडवांस का एडजस्टमेंट करेंगे और दोनों ही क्या भेजेंगे? आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट में यूई ए यूई इसकी आइडेंटिटी भेजेगा, यूई बी की आइडेंटिटी भेजेगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो यूई ए के लिए यहाँ पे क्या होगा, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए वो चला जाएगा मैसेज 4। बट एक बात समझिए क्या होगा कि जो एक टीए अपन अप्लाई कर रहे हैं टाइमिंग एडवांस, 2 यूईज हैं, दूसरे वाले का जो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज है वो डिकोड ही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो इनोड भी है वो जिस टाइम फ्रेम पे उसको एक्सपेक्ट कर रहा है वो उस टाइम पे नहीं भेज पाएगा। अच्छा। क्योंकि जो टीए इंटेंडेड था वो किसके लिए था? ए के लिए इंटेंडेड था। उसने टाइमिंग करेक्शन किया, उसने सही भेज दिया, लेकिन बी ने करेक्ट करके भेजा तो बी के लिए अलग सब फ्रेम का वैल्यू आया वो, और वहां पे इनोड भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, डिकोड भी क्यों ही करेगा फिर वहां पे, तो ये इग्नोर कर देगा। हाँ, या फिर से कोई मैसेज भेजेगा उसके लिए। अब क्या होगा कि फिर से क्या करेगा, यहाँ पे इनोड भी को पता चल गया कि एक यूई को नहीं करना है, लेकिन यूई अभी भी कंफ्यूजन में, उनको नहीं पता अभी। अच्छा। उसके बाद आरआरसी कनेक्शन सेटअप भेजेगा प्लस कंटेंशन रेजोल्यूशन आइडेंटिटी भेजेगा। इसमें क्या होगा, आपका यूई आइडेंटिटी जाएगी रैंडम नंबर, वो ए जाएगा यूई ए के लिए, तो यूई ए और यूई बी दोनों ही उसको डिकोड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कैच है, यहाँ पे उसको पता चलेगा कि यूई बी के लिए फेल हो गया और रैच प्रीएम्बल रिट्राई करना है, और यूई ए के लिए कंटेंशन पास हो गया है, तो बी फिर से स्टार्ट कर देगा, बी फिर से स्टार्ट करेगा। तो ये आपका है रैच प्रोसेस, ये है कंटेंशन बेस। तो आपका नॉन कंटेंशन बेस, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन नॉन कंटेंशन हैपेंस, तो ये आपका 2 सिनेरियोज हैं। एक है आपका हैंडओवर सिनेरियो, X2 हैंडओवर बोल सकते हैं, S1 हैंडओवर बोल सकते हैं। अगला है आपका रिजम्पशन ऑफ डाउनलिंक ट्रैफिक। ठीक है, ये 2 चीज आपको याद रखनी है। आप कब कब यूज कर सकते हैं ये रैच प्रोसेस? इनके लिए ही यूज होता है। इनिशियल एक्सेस आरआरसी जब अटैच प्रोसीजर हो रहा है आपका, दूसरा है आरआरसी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है तब भी यूज कर सकते हैं रैच उससे पहले। और अगर आपका यूई का जो सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस नॉन सिंक्रोनाइज्ड है अपलिंक में, तब भी आप कर सकते हैं। अब चाहे आपको डेटा अपलोड करना है, डेटा डाउनलोड करना है, ये ठीक है ना। और ड्यूरिंग हैंडओवर व्हेन अपलिंक सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड विद द टारगेट सेल, तब भी रैच भेजा जाता है। ये 5 स्टेजेस है, ठीक है ना, ये 5 स्टेजेस हैं रैच की। अब इसमें इसने ये नहीं बताया कंटेंशन या कंटेंशन, इसने जनरली बताया कि रैच प्रोसेस कब होता है। ठीक है ना, ये दोनों कंडीशन के लिए होता होगा। हाँ, तो यहाँ पे आपका ये रैच प्रोसेस होता है समाप्त। और इसी के साथ आज की क्लास का ये टॉपिक भी यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी का पोर्शन।